नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द ट्रीज। इस पोएम को करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि इस पोएम के अंदर जो ट्रीज हैं वो एक्चुअली फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फीमेल्स सिंस पास्ट आप देखते हैं कई एट्रॉसिटीज़ फेस करती आ रही हैं, उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाते हैं। इस तरह की जो सिचुएशंस हैं काफ़ी लंबे टाइम तक फीमेल्स ने फेस करी हैं। और समवेयर जो पोइटस है उसने यही चीज़ इसके अंदर थोड़ी एक्सप्रेस करी है। तो ट्रीज जो हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग फीमेल्स, तो ये मेटाफर है एक तरह से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कि जो ट्रीज अब तक अंदर थे अब वो फॉरेस्ट्स की तरफ निकल पड़ रहे हैं या फॉरेस्ट्स की तरफ जा रहे हैं। देखो एक्चुअली ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट में ही लगे होते हैं या कहीं बाहर लगे होते हैं, वो कहीं अंदर तो होते नहीं। बट यहाँ आप याद रखिए कि जो ट्रीज हैं वो एक तरह से पोएटिस के घर में है। एक्चुअली ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो फीमेल्स अब पहले अंदर ही थी अब वो बाहर की दुनिया में निकल पड़ रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। ये फॉरेस्ट जो है एक्चुअली ये आउटर वर्ल्ड है। और अभी तक ये जो फॉरेस्ट था ये एम्प्टी था, खाली था। जब तक ये जो ट्रीज हैं अपनी जगह पर अंदर ही थे और बाहर नहीं निकले थे तब तक जो ये फॉरेस्ट था ये एम्प्टी था, वर्ल्ड एम्प्टी था। एम्प्टी किस चीज़ से था? इसमें सारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी वो मिसिंग थी। ठीक है, खाली पे खाली जंगल था एक तरह से। वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब फॉरेस्ट के अंदर नेस्ट्स बनाने के लिए ट्रीज चाहिए, लेकिन क्योंकि ट्रीज ही वहाँ पर नहीं थे तो दे बर्ड्स वर नॉट एबल टू मेक देयर नेस्ट देयर, तो बर्ड्स के बैठने की जगह नहीं थी। नो इंसेक्ट टू हाइड। अब फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं थे तो इंसेक्ट कहाँ हाइड होते? ठीक है, तो इंसेक्ट भी छुप नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं सन के जो फीट हैं वो क्या होंगे? सन रेस। ठीक है, अब जब सन रेस जो हैं अगर कहीं से चमकते हुए प्रॉपर वे में हमें नज़र आए तो सन की जो रेस है वो इस तरह से अपीयर होंगी जैसे कि उनकी जो रेस है वो ग्राउंड में पूरी तरह से जा रही हैं। तो ये बरी का मतलब वही है कि दफन होना, है ना, पूरी तरह से धंस जाना। तो जो सन की रेस है वो भी क्योंकि फॉरेस्ट नहीं था तो फॉरेस्ट के अंदर जो एक सीन हमें नज़र आता है ना कि सन की रेस प्रॉपरली ट्रीज़ के अंदर से छनती हुई हमें नज़र आती है, किस तरह से वो अर्थ के अंदर जा रही है जैसे कि इस तरह से नज़र आती है। लेकिन बिकॉज वहाँ पर ट्रीज़ ही नहीं थे तो ऐसा भी कोई सीन कि सन अपने जो फीट है अपनी जो रेस हैं उनको बरी कर रहा हो अपनी शेडो में ही, परछाइयाँ जो पेड़ की दिखती हैं उसके अंदर, वो चीज़ भी हमें कोई अपीयर नहीं हो रही थी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। की फॉरेस्ट ये जो खाली हुआ पड़ा था अब तक पूरा का पूरा, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। कि अभी तक की जितनी रातों तक ये फॉरेस्ट जो खाली हुआ पड़ा था अब ये सुबह तक किससे भर जाएगा? ट्रीज से भर जाएगा। ट्रीज जो हैं फीमेल्स से भर जाएगा। वर्ल्ड में अब फीमेल भी एक तरह से हील हो रही हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। नाइट्स जो एक्चुअली है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारा डार्क टाइम जिसमें फ़ीमेल्स ने एट्रॉसिटीज़ को फेस किया है, जिसमें कि फ़ीमेल्स को उनके राइट से डिप्राइव किया गया है, जिसमें कि फ़ीमेल को बाउंड करके रखा गया है, बाहर निकलने की इजाज़त जो है नहीं दी गई है। लेकिन मॉर्निंग जैसे ही होगी तब वो जो ट्रीज़ हैं वो बाहर निकल चुके होंगे और वो ऐसे एक वर्ल्ड में होंगे जहाँ पर अब ह्यूमैनिटी होगी। क्योंकि देखो फीमेल्स और मेल्स दीज आर द बोथ द जेंडर्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और अगर किसी एक जेंडर को सप्रेस करके रखा जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर ह्यूमैनिटी एक तरह से है, काइंडनेस एक तरह से है। ठीक है, क्योंकि किसी के जो डिज़ायर्स है उनको सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन अब जैसे मॉर्निंग होगी तो ये जो फीमेल्स हैं एक तरह से ये बाहर निकल चुकी होंगी और जो वर्ल्ड है अगेन जो खाली था अब तक वो विद फुल ऑफ ट्रीज, पूरा जो है ट्रीज से भर जाएगा। यहाँ डिवाइसेस जो हम देख रहे हैं पोएटिक, पहला मेटाफर जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, ट्रीज जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्रीज सीधा बोल दिया गया, कंपैरिजन डायरेक्ट है तो मेटाफर। एंजेममेंट तो बहुत जगह ही दिख रहा है आपको कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी डेज, यहाँ से पूरा ये देखिए एक ही लाइन चल रही है तो एक ही लाइन को ब्रेक करके पार्ट्स में दिया है। देन पर्सोनिफिकेशन, सन को पर्सोनीफाई किया है क्योंकि देखो उसके फीट तो नहीं होते, ना ही वो अपने पैरों को धसाएगा ज़मीन शेडो के अंदर, है ना, लेकिन फिर भी ऐसा बोला गया है तो सन को पर्सोनीफाई किया है। एनाफोरा देखो टू लाइंस, नो इंसेक्ट नो सन, तो ये दो लाइंस जो है वो नो से स्टार्ट हो रही है। एंड रेपिटेशन भी आपको नज़र आ रही है। रेपिटेशन आप कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड लाइन में फॉरेस्ट रिपीट हो रहा है।
Second stanza of the poem. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. अभी हम देख के आए हैं जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, पॉइट के घर में हैं और वो वहाँ से निकल कर फॉरेस्ट में पहुँचना चाहते हैं। तो उसके लिए अब क्या क्या एफर्ट्स वो कर रहे हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी की सारी रात जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो काम कर रही हैं टू डिसएंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स, कि वो अपने आप को जो वरांडा फ्लोर की दरारें हैं ना उनके अंदर से डिसएंगेज, फ्री कर लें, निकाल लें वहाँ से। ठीक है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, ग्लास किस चीज़ का होगा, विंडो का ही होगा। ठीक है। तो जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो स्ट्रेन कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं ग्लास जो है खिड़की का, उसकी तरफ अपना प्रेशर लगा रहे हैं कि वो उसमें से ही पार होकर बाहर चले जाएं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटी जो स्मॉल ट्विग्स क्या होती है, छोटी छोटी जो वो होती है ना ब्रांचेस, छोटी वाली बिल्कुल बारीक बारीक जो होती हैं, वो भी जो हैं स्टिफ विद एक्सर्शन, पूरा मतलब कि ज़ोर लगाते हुए एक्सर्ट कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, सो दैट वो बाहर निकल सकें, फॉरेस्ट की तरफ मूव कर सकें। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस शफलिंग अंडर द रूफ, बोस क्या होते हैं, जो बड़ी वाली ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। जो थोड़ी थिक ब्रांचेस होती हैं उनको हम बोलते हैं बोस। तो अब ये जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस हैं वो शफल कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, छत के नीचे वो मूवमेंट कर रही हैं, ताकि वो भी जो है बाहर की तरफ उस रूफ को क्रॉस करके बाहर की तरफ जा सकें। कहने का मतलब सारे जो पार्ट्स हैं ना ट्रीज़ के, वो सभी के सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रूट्स अपने आप को क्रैक्स में से निकालने की कोशिश कर रही हैं, लीव्स जो हैं स्ट्रेन लगा रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं कि वो विंडो से ही बाहर चली जाएं। छोटी जो ट्विग्स हैं, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं, वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, पूरा प्रेशर लगा के, एफर्ट्स करके। जो बड़ी वाली ब्रांचेस हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि वो हो सके तो रूफ में से ही बाहर की तरफ पार हो जाएँ। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। और ये कैसा बिहेव कर रही हैं, जो बोस है, ब्रांचेस हैं, वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे कि किसी हॉस्पिटल से ना नए नए जो पेशेंट्स हैं ना उनको अभी अभी डिस्चार्ज किया गया हो, अभी अभी उन्हें छुट्टी मिली हो, और वो हाफ डेज्ड कन्फ्यूज्ड, जैसे कि वो कन्फ्यूज़न में हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि कुछ भी करके बाहर निकल जाए, मतलब वो थोड़े पगला से जाना होने वाले स्टेट होता है ना, इस स्टेट में है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि पेशेंट्स जब अभी अभी डिस्चार्ज हुए तो उन्हें समझ नहीं आता, बस वो कंफ्यूज्ड होके कि कहाँ को जाना है, क्लिनिक डोर्स की तरफ को चल पड़ते हैं। तो सेम उसी तरह से ये जो लंबे समय से क्रैम्प्ड बॉस, जो अकड़ी हुई सी, जिनमें मूवमेंट शायद पहले नहीं हो पा रही थी, थकी हुई ये जो बॉस है, ब्रांचेस है, वो भी इस तरह से शफलिंग कर रही हैं रूफ़ के नीचे कि बाहर पार हो जाएं, और ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे कि कंफ्यूज्ड पेशेंट्स होते हैं जिनको अभी अभी ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिली हो। पोएटिक डिवाइसेस क्या है, सिमिली आपको नज़र आ रहा है इसी लाइन में, क्योंकि बोस को कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, और वो भी बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, सिमिली है। एंजैम्पमेंट, ऑल नाइट से लेके वेरांडा फ्लोर तक एक ही लाइन है, ब्रेक करके दी गई है 3 में। फिर द लीव्स से लेके क्लिनिक डोर्स तक भी पूरी एक लाइन है पर ब्रेक करके दी गई है। तो एंजैम्पमेंट है। पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सारे ही जो पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, वो भी कुछ काम कर रही हैं, लीव्स भी कुछ काम कर रही हैं, ट्विग्स भी कर रही हैं, बॉस भी काम कर रही हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, एक्शंस कर रहे हैं, सो दे हैव बीन पर्सोनिफाइड। बेसिकली इस स्टेंजा में भी जो एक डिज़ायर है ना फ्रीडम की, वो नज़र आ रही है कि किसी भी तरह से फ्री होकर हम बाहर चले जाएं टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अभी लास्ट 2 स्टेंजास में हमने देखा कि कैसे एक डिज़ायर है फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उनकी बाहर जाने की जो डिज़ायर है, फॉरेस्ट में जाने की डिज़ायर है, और सेकंड स्टेंजा में कितने एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, है ना, वो भी देख कर आए। अब यहाँ पर जो पोइटस है वो कहती है कि आई सिट इनसाइड, कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, मेरे डोर्स जो हैं वो वरांडा की तरफ ओपन हुए हुए हैं, और मैं लॉन्ग लेटर्स, लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, और इन लंबे लेटर्स में ना उसने कोई भी प्लेस नहीं रखी इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। मतलब उसके सामने इतना इम्पॉर्टेंट एक काम हो रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो वापस अपने हैबिटेट में जा रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो घर से बाहर की तरफ जा रहा है, डिपार्चर हो रहा है उसका। डिपार्चर तो आप समझते हैं, निकलना, जा रहा है वो। ठीक है। लेकिन स्कार्सली मीन्स हार्डली,
हार्डली जो पोइटस है वो इस बात को इतनी वेटेज नहीं दे रही है और इसके बारे में कुछ भी उसने अपने लेटर्स में नहीं लिखा। अगर वो लेटर लिख रही है तो किसी को कोई बात बता रही होगी, लेकिन वो पोइटस जो है वो इस बात को इतना इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं रही है कि लेटर्स के अंदर इस बात के लिए भी कोई प्लेस होना चाहिए। उसके लिए ये बस समथिंग लाइक दैट कि ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो उसने इसके बारे में मेंशन नहीं किया। ये जानकर पोइट ने बताया हमें कि वो नहीं मेंशन कर रही है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर कि किस तरह से हमारी आदत है कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आसपास हो रही हैं, क्योंकि हमें लेकिन उस बात का फ़ायदा उसको इग्नोर करने में ही है, वो उसको इग्नोर कर रही है। जैसे अगर मैं इसको नेचर के पर्सपेक्टिव से लूँ, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी अगर हम फॉरेस्ट्स को हटाएंगे फॉरेस्ट से, लेकिन फिर भी हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और उस बात को इग्नोर करे जा रहे हैं, क्योंकि हमें एडवांटेज लेनी ही है उस फॉरेस्ट के ट्रीज़ की, क्योंकि हमारा उसमें फ़ायदा है ना। लेकिन अगर हम अटेंशन पे करेंगे कि ट्रीज़ लगाने हैं, तो हम अपने जो दूसरे काम हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पसेस सर्व नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी डू, वी चूज़ टू इग्नोर। तो वो इग्नोरेंस ही दिखाने की कोशिश पोइटेस कर रही है। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, कि वो जो रात है वो अभी भी फ्रेश है और जो फुल मून जो है वो स्टिल स्काई के अंदर ओपन कर रहा है। मीन्स देयर इज़ नो मूवमेंट देयर, बट उस स्काई के अंदर जो मून है वो फुल शाइन कर रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और जो स्मेल है लीव्स की भी स्मेल आ रही है। लिचन मैंने यहाँ साइड में इमेज दी है। कभी कभी क्या होता है, ट्री की ट्रंक के ऊपर हमें कुछ ग्रीनिश या एल्गाए जैसे काई होती है या कुछ फंगस होते हैं वो नज़र आते हैं उसकी ब्रांच के ट्रंक के ऊपर, जैसे कि इमेज में दिख रहे हैं, तो उसको लिचन बोलते हैं। तो इसकी एक अलग ही स्मेल होती है। तो ये स्मेल और जो लीव्स की स्मेल है वो अभी भी पोइटस तक पहुंच रही है, जैसे सेम उसी तरह से जैसे कि जो वॉइसेस है ना रूम में, जैसे कि वॉइसेस चीख चीख के उसे ऐसे तो नहीं है कि वॉइसेस आ रही हैं, लेकिन स्मेल को वॉइस से कंपेयर किया है कि वो खुशबू इस तरह की खुशबू है जैसे कि आज़ादी के लिए ये जो सारे पत्ते हैं, ये जो सारी टहनियाँ हैं, ये चीख रही हैं, एफ़र्ट्स कर रही हैं, उस तरह की आवाज़ को वो स्मेल रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब वो खुशबू एक ऐसी खुशबू है जो आज़ादी के लिए उठने वाली एक आवाज़ जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ट्रीज़ बाहर जाना चाहते हैं और उनकी जो खुशबुएं हैं वो पोइटस को ऐसे महसूस हो रही हैं जैसे आज़ादी के लिए चीखे वो मार रहे हों, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है। एंजेम्बमेंट आपको नज़र आएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, आई सिट इनसाइड से लेके फ्रॉम द हाउस तक, ये एक लाइन है, एक ही लाइन ब्रेक करके दी गई है, एंजेम्बमेंट है ना। आगे भी यही सेम चीज़ हो रही है। सो एंजेम्बमेंट तो आपको अच्छे से नज़र आ ही रहा है। देन आता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सेकेंड लाइन में अगर आप देखें, लॉन्ग लेटर्स एल साउंड, उसके बाद लास्ट सेकेंड जो लाइन है स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, यहाँ पर भी एल साउंड अच्छे से नज़र आ रही है। इमेजरी एक सीन क्रिएट किया गया कि कैसे पोइटस जो है वो बैठी हुई है और किस तरह से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, लेटर लिख रही है। तो ये एक सीन आपके माइंड में क्रिएट होता है, बताया गया कि इस तरह से सब कुछ हो रहा है। इमेज एक आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो इमेजरी भी अच्छे से नज़र आ रही है। वी आर नाउ ऑन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टमोरो विल बी साइलेंट। अभी लास्ट स्टेंजा में पता लगा ना कि जो ट्रीज़ हैं, सॉरी लास्ट टू लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा 2 में भी पता चला कि जो ट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेंजा 3 में हम देखते हैं कि जो पोइट बताती है कि किस तरह का शोर क्रिएट हो रहा है, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी वजह से एक वॉइस क्रिएट हो रही है जो वहाँ पर सुनाई दे रही है। तो ये सारे के सारे विस्पर्स जो हैं, आवाज़ें जो हैं, पोइट के हेड में बहुत ज़्यादा गूंज रहे हैं, विच टमोरो विल बी साइलेंट। और ये विस्पर्स कल जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगे, क्योंकि कल जो है क्या होगा, आज नाइट में ट्रीज चले जाएंगे तो कल जो है बिल्कुल शांति हो जाएगी। लिसन, अब रीडर्स को पोइटेस कह रही है सुनने के लिए, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो कांच है वो टूट रहा है। कहने का मतलब लीव्स के जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, लीव्स ग्लास की तरफ बढ़ रही थी, है ना। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो पेड़ हैं वो स्टेप आउट कर रहे हैं, अब रात के टाइम में वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, बिकॉज अब ट्रीज बाहर जा रहे हैं तो बाहर जो है विंड्स चल रही हैं और विंड्स जो है वो उन ट्रीज से बाहर मिल रहे हैं। कहने का मतलब विंड्स के कांटेक्ट में अब ट्रीज आ गए हैं, जब तक अंदर थे तो विंड्स के कांटेक्ट से कट हो रखे थे वो एकदम।
द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर इनटू इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब देखो मैंने साइड में एक इमेज दी है जिसके अंदर एक ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके पीछे मून जो है वो छिपा हुआ है ना। तो आप इसी तरह से इमेजिन किए, पहले जब पोइटस थी स्टैंजा 3 में वो कह रही थी फुल मून शाइन कर रहा था, है ना। अब जो फुल मून है वो फुल नहीं नज़र आ रहा। ओक की जो ट्रीज़ की ओक ट्री का जो ऊपर का क्राउन है ना, ऊपर का जो पार्ट होता है ट्रीज़ का जो हम ड्रॉ करते हैं ब्रांच ट्रंक के ऊपर, उसको हम क्राउन बोल देते हैं, ठीक है। वो उसका ताज होता है एक तरह से। तो उसके अंदर जो ब्रांचेस है, ऐसा लग रहा है कि उन ब्रांचेस ने उस मून को एक शीशे की तरह से तोड़ दिया है और उसके जो पीसेस हैं, टुकड़े हैं उस शीशे के, वो फ्लैश कर रहे हो, चमक रहे हों उन ब्रांचेस के बीच में से, जैसे कि इमेज में नज़र आ रहे हैं। तो मून जो है एक शीशे की तरह टूट गया है और उस टूटे हुए शीशे के बिखरे हुए जो पीसेस हैं वो उनकी जो शाइन है वो टॉलेस्ट ओक ट्री में से नज़र आ रही है। ऐसा इसलिए एक्चुअल में चांद नहीं टूट गया है, लेकिन उसको कंपेयर किया है मिरर से, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ब्रांचेस हैं उनके पीछे से मून ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि मून के टुकड़े हो गए हैं और उनकी जो पीसेस हैं वो ब्रांचेस के बीच में से शाइन कर रहे हों। यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस ओक का दिया है। ओक एक ऐसा ट्री है जिसकी वुड इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है जिसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग फर्नीचर। अगर आपने इसका पोएम का मैंने जो ऑल्टरनेटिव स्टेंजा प्रोवाइड किया है आपको, जिसके अंदर ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, वो सुना होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर लें कि फ़र्नीचर बनाने के काम आती है ओक, लेकिन अगर वो अब नेचर में बाहर वापस चला गया है तो वो वापस अपनी पावर में है, वो अपनी पावर दिखा रहा है कि किस तरह से बाहर जाकर नेचुरल वो जो अपना होता है ना उसका पावर दिखाना, स्ट्रेंथ दिखाना, वो दिखा पा रहा है और नेचर के सामने मिलके एक तरह से इतना पावरफुल कि उसने मून को भी ब्रेक कर दिया है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा सूटेबल मेरे हिसाब से जाता है अगर हम उसकी ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। तो बाहर जा चुके हैं अब फॉरेस्ट, तो अगले दिन तो वहाँ पर साइलेंस होना ही है कमरे के अंदर, बिकॉज वो सारे ट्रीज जो अब तक कैद थे वो बाहर निकल चुके हैं। एंजेममेंट अच्छे से हमें दिख रहा है। फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, हम देखें अगर हम, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टमोरो विल बी साइलेंट, तो ये पूरी लाइन आपको दिख रही है ब्रेक की हुई। देन सिमिली आपको नज़र आ रही है, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून जो है एक मिरर की तरह से टूटा हुआ है, तो मिरर के साथ कंपैरिजन है यूजिंग द वर्ड लाइक। सो विद दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इज़ ओवर। आई विल सजेस्ट यू ऑल टू चेक द अल्टरनेटिव स्टेंजा एज वेल, क्योंकि उससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी और आपको एक्सप्लेनेशंस लिखने में ज़्यादा बेटर आइडिया मिल सकता है।